तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो कोई भी आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है? व्हेन जो भी इसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कंपोजिशन एटसेट्रा, दे डू नॉट चेंजेस विद द टाइम। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं कि दो सिस्टम्स हैं आपके पास, एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है, एंड दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास और उनका जो कंपोजिशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, लिखो बेटा, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ए thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium, is said to be in thermal equilibrium when variables, कौन कौन से बेटा? मेनली आपको जो मिलेगा वो टेम्परेचर मिलेगा, बट मैं यहां पर सब नोट करा दे रहा हूं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कॉमा कंपोजिशन, जो भी वहां पर उस सिस्टम में कंपोजिशन है एटसेट्रा, डू नॉट चेंज विद टाइम। मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो कि सिस्टम को डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल्स टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उस थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को हम बोलेंगे इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम दो वॉल्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं, जिसको लिखवाना नहीं है, मैं सब आपको समझा रहा हूं। एक होती है बेटा एडियाबैटिक वॉल, एक होती है बेटा कंडक्टिंग और डायथर्मिक। कंडक्टिंग और डायथर्मिक, दो बेटा आपको बार बार ये क्वेश्चंस में थ्योरी में आपको दो वॉल्स के बारे में आपके टर्म्स आएंगे आपके, डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। कई बार डायथर्मिक की जगह आपका कंडक्टिंग लिखा होगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो बेटा जो आपकी डायथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं आपका कोई कंटेनर है, ये इस कंटेनर के बीच में हमने एक डायथर्मिक वॉल लगा दी, यहां आपका कोई गैस ए है और यहां पर कोई गैस बी है। तो यदि डायथर्मिक वॉल है बेटा, तो हीट का ट्रांसफर इसके थ्रू हो जाता है। एक्चुअली डायथर्मिक क्या करती है? इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ द हीट। यदि बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट अलाउ करेगी, तो कुछ टाइम के बाद दोनों सिस्टम हमारे किस में हो जाएंगे? ए और बी। ए और बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपकी हीट के ट्रांसफर को अलाउ कर देता है। यदि इसकी जगह हम यहां पर एडियाबैटिक वॉल लगा देते बेटा, तो एडियाबैटिक वॉल डज नॉट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ द हीट बिटवीन द टू सिस्टम। समझ में आ गया बेटा? एडियाबैटिक वॉल क्या करती है? Yes, sir. ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ नहीं करती है। डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ कर देती है। चलिए अब लिखिए बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या कहता है? तो पहले बेटा समझ लो कि जीरोथ लॉ का मतलब क्या है। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से पहले समझा दे रहा हूं।
अब देखो बेटा मतलब समझना, पहले हमारा किस तरीके से जो पहला केस बना हुआ है, पहले बेटा कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है, मतलब दो गैसेस हैं, तीन गैसेस हैं हमारे पास, ए बी और सी, या तीन सिस्टम है हमारे। ए और बी के बीच में बेटा एडियाबैटिक बॉल लगी हुई है, और देखो सी जैसे आपका प्लेस्ड है, तो सी आपका ए के साथ बेटा कांटेक्ट में है और बी के साथ भी कांटेक्ट है, और इसके बीच में डायथर्मिक बॉल है। अब ये बताओ, क्या जब ए और सी के बीच में बेटा डायथर्मिक बॉल है, तो क्या इसमें बेटा हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? ए और सी के बीच में होगा हीट का ट्रांसफर। जब ए और सी के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद? यस सर। यस सर। अब यहां पर बेटा बी और सी के बीच में भी बेटा कैसी वॉल है हमारी? डायथर्मिक वॉल है, तो क्या कुछ टाइम के बाद बी और सी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? यस सर। यस सर। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि यदि ए और बी अलग अलग सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, बात समझना, ए और बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि ए बेटा सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इन्होंने बोला ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको इन्होंने कैसे प्रूव किया? ये बेटा यहां पर डायथर्मिक वॉल थी, इन्होंने डायथर्मिक वॉल को एडियाबैटिक वॉल से कन्वर्ट कर दिया कुछ टाइम के बाद, और ए और बी के बीच में हमने कंडक्टिंग वॉल लगा दी। तो क्या देखा जाता है कि अब ए और बी के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कैसे? चलो मैं मान लेता हूं, समझना बात को। पहले सब डिफरेंट टेम्परेचर पर है, मान लेते हैं बेटा ये 50 पर है, सपोज कर रहा हूं मैं, समझना। ये बेटा मान लेते हैं 40 पर है, और सपोज ये आपका 70 पर है। तो बेटा यदि ए और सी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ टाइम के बाद ए का यदि एक्स टेम्परेचर है, तो बेटा सी का भी एक्स टेम्परेचर हो जाएगा जब थर्मल, और सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जब सी का एक्स है तो बेटा बी का भी एक्स हो जाएगा। तो देखो अब ए बी सी तीनों का एक्स हो गया, सब आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। तो अब यदि एडियाबैटिक वॉल को हटा भी देंगे हम और उसकी जगह कंडक्टिंग वॉल लगा देंगे, तब भी ए और बी के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अब टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं दोनों के जो आपके वेरिएबल्स है वो कैसे हैं? सेम है। यदि उनका टेम्परेचर सेम है, तो क्या हीट का कोई ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हीट का ट्रांसफर तो कब होता है? ड्यू टू दी डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो लिखो बेटा फर्स्ट, मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट लिखो, according to zeroth law, when the thermodynamic systems A and B, when the thermodynamic systems A and B are separately in thermal equilibrium, with a third thermodynamic system C, with a third thermodynamic system C, comma, then the systems A and B are in thermal equilibrium systems A and B are in thermal equilibrium with each other also, डायग्राम नोट कर लीजिए। तो दो बॉडीज हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, क्या उन्हें बताएगा बेटा? ये बताएगा बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द
मेन वेरिएबल which defines whether two systems are in thermal equilibrium or not. ये बाद में लिख लेंगे, पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए. हो गया सर. वेरी गुड. तो बेटा लिखो द फिजिकल क्वांटिटी that determines whether or not given system is in thermal equilibrium, whether or not the given system is in thermal equilibrium with another system is called temperature. चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हीट. कोई भी आप में से हीट डिफाइन कर सकता है? हीट तो एक्चुअली हीट क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये किसके वजह से ट्रांसफर होती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. कैसे ट्रांसफर होती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इट इज अ form of energy that flows due to difference in temperature from higher temperature to लोअर टेम्परेचर. हमेशा बेटा हीट कैसे फ्लो होती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. चाय कप को हमने लिया है, यदि रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है. क्यों? बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है. जो चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम दी हॉट कप टी टू द सराउंडिंग. और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर आपका कम होते जाएगा. जैसे यदि सब्जी वगैरह कढ़ाई बन रही है, हम चम्मच को पकड़ लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें चम्मच गर्म लगने लग जाती है, क्योंकि उसका एक एंड जो कढ़ाई में है वो हाई टेम्परेचर पर है. तो वहां से आपकी हीट फ्लो होना स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स द एंड एट द लोअर टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट फ्लोज फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. और इसका फ्लो होने का एक ही रीजन है, वो क्या है बेटा? डिफरेंस इन द टेम्परेचर. Now internal energy. Next heading is internal energy. इंटरनल किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज ड्यू टू दी मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन. मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे आपके कन्फिगरेशन में है, कैसा उनकी वो, जैसे आपको पता है कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में. हर मॉलिक्यूल का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब उनका मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन अलग अलग होता है. तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन. मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो आपकी एनर्जी होती है उसे बेटा हम क्या बोलेंगे?
दैट इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी of a system is the energy possessed by the system due to molecular motion and molecular configuration, due to the molecular motion and molecular configuration। तो मोशन की वजह से बेटा जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये डायरेक्टली तो नहीं, बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट इनका यूज होगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे। जब हम केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन छोटे टर्म्स को मतलब आप ऐसे नहीं कि हल्के में लेके छोड़ दो, हमें पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी आखिर क्यों चेंज हो, किस वजह से चेंज होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इंटरनल एनर्जी। तो बेटा इसके बाद इसमें लिखिए द एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन, द एनर्जी ड्यू टू molecular motion is called internal kinetic energy, इधर बेटा यूके से डिनोट करते हैं, एंड द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन is called इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इसे यूपी से डिनोट करते हैं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। तो यू इज इक्वल टू यूके प्लस यूपी, इसे नोट कर लीजिए। अभी हमारे इंट्रोडक्शन में और भी बचा हुआ है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस